वी आर लाइव। नमस्कार साथियों, तकनीकी शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित इस अनूठे कार्यक्रम हीरो ऑफ पॉलिटेक्निक के 16वें संस्करण में मैं सौरभ कुमार गौतम, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़, आप समस्त ऑनलाइन यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में बतौर हीरो आज हमारे साथ उपस्थित हैं वीणा खंडेलवाल जी। आप वर्ष 2001 कॉमर्शियल आर्ट ब्रांच, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर, गांधीनगर से उत्तीर्ण छात्रा हैं और वर्तमान में आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन जयपुर में डीन ऑफ एकेडमिक्स के पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है वीणा जी। सर्वप्रथम सत्य और अहिंसा के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के देश में जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतर्क हूं, राजस्थान सतर्क है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अवश्य रूप से करें। घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर मास्क अवश्य पहनें। बदल कर अपना व्यवहार कोरोना पर करें बात। हम सबको आज ये शपथ लेनी है कि हम नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनेंगे, लगातार अपने हाथ धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। ध्यान रखें, कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर हमें नहीं थूकना है। घर से निकलें, नहीं घबराएं, परंतु सावधानी पूरी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। एक बार पुनः हम कहेंगे कि बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके मास्क से अपनी नाक और मुंह को आपने अच्छी तरह से ढक रखा है। साथ ही साथ देखिए किस प्रकार से आपको सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, चाहे वो घर के दरवाजे हो, आपकी चाबियां हो या आपका मोबाइल फोन हो। अपनी दैनिक जरूरी वस्तुओं को आप अवश्य रूप से सैनिटाइज करें। ये दिशा निर्देशों की पालना जो आपको स्क्रीन पर देखी गई है, उनकी पालना आप अवश्य करें। खुद के लिए समय निकालें, उन लोगों से बातें करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। नियमित रूप से व्यायाम एवं योग करें। स्वस्थ मन ही है सबसे बड़ा धन। सक्रिय रहें, योग और ध्यान करें, फुर्सत में अपने पसंदीदा कार्य करें जिसमें रुचि हो। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं निदेशक तकनीकी शिक्षा श्री अनिल अग्रवाल सर। आज व्यस्तता के चलते हुए हमसे अभी जुड़ नहीं पाए हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अनीता वैद्य मैडम, प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर सांगानेर। कार्यक्रम की चेयरपर्सन इंजीनियर राजुल गोयल मैडम, प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक झालावाड़, माफ कीजिएगा। मेंटर संजुक्ता मैडम, विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर। मेंटर शिल्पी बाकीवाला मैम, सीनियर फैकल्टी कॉमर्शियल आर्ट, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर। कार्यक्रम के तकनीकी प्रबंधक, वेबिनार मैन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, इंजीनियर प्रशांत जी जोशी। आप सबका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हेतु मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम की चेयरपर्सन इंजीनियर राजुल गोयल मैडम को। मैडम। धन्यवाद सौरभ जी। आज एचओपी कार्यक्रम की 16वें सोपान में मैं आप सभी यूट्यूब ऑनलाइन दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं एवं सभी मंचासीन सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ GWPC गांधीनगर की हीरो जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं कॉमर्शियल आर्ट्स में। तो
इसी क्रम में मैं आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनीता वैद्य जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करें। अनीता जी। नमस्कार। हीरो ऑफ पॉलिटेक्निक के 16वें संस्करण में माननीय संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक तकनीकी शिक्षा, उपस्थित समस्त साथियों और समस्त ऑनलाइन दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से करीब 20 दिन पहले मैं आपसे रूबरू हुई थी प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर के रूप में। आज 20 दिन पश्चात मैं आपके फिर समक्ष उपस्थित हूँ प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गांधीनगर के रूप में। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय गांधीनगर का प्रारंभ वर्ष 1981 में हुआ था और ये राज्य की प्रथम महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है। इस संस्था को लगभग 39 वर्ष हो गए स्थापित हुए और इन 39 वर्षों में इस संस्था ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए हैं। निटर चंडीगढ़ द्वारा इस संस्था को 2 बार बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा यहाँ इस संस्था की अनेक छात्राएं बाह्य संस्थाओं में उपस्थित होकर अपनी प्रेजेंस देकर कई अवार्ड जीतकर आई है, जो इस संस्था के लिए गर्व का विषय है। नेशनल सेविंग स्कीम, आरआरसी, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक, ऐसी कई सारी योजनाएं इस संस्था में संचालित की जा रही हैं और कई वर्षों से सफलतापूर्वक हम इनको चला रहे हैं, जो कि इसकी छात्राओं और स्टाफ सदस्यों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। वर्ल्ड बैंक की टीम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कई टीमों ने इस संस्था का अवलोकन किया है, जो अपने आप में एक गौरव की बात है। पिछले कई वर्षों से ये संस्था महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन का कार्य कर रही है। सुसज्जित प्रयोगशालाएं, प्रत्येक विभाग में इंटरनेट सहित कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, सुव्यवस्थित पुस्तकालय, 2 महिला छात्रावास, गेस्ट हाउस, ये सभी इस संस्था की स्ट्रेंथ है। 39 वर्षों के सफर में इस संस्था ने कई स्टार्स दिए हैं, अनगिनत स्टार्स दिए हैं, जिसमें से एक स्टार आज हमारे समक्ष है विनीता के रूप में। विनीता की पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो बड़ी रोचक है कि विनीता मिस पॉलिटेक्निक रही, मिस फ्रेशर रही और उसके साथ साथ ये संस्था की प्रेसिडेंट भी रही। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां होना अपने आप में गौरव की बात है। शायद मेरे ख्याल से पूरे 39 साल के इतिहास में ऐसी कुछ 2 या 3 ही छात्राएं रही होंगी जिन्होंने ये तीनों ही मतलब एक तरह से पद या कहना चाहिए ये मुकाम हासिल किए। फ्रेशर्स के रूप में चयनित हुई, फिर मिस पॉलिटेक्निक के रूप में चयनित हुई और फिर संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। विनीता ने 2001 में इस संस्था से पास करने के बाद फ्रीलांसिंग एड एजेंसी के साथ भी काम किया और फ्रीलांसिंग काम भी किया और पिछले 6 वर्षों से एक प्रतिष्ठित संस्थान INIFD में डीन ऑफ एकेडमिक्स के रूप में कार्य कर रही है और साथ के साथ ये इसने कई सारे प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस भी ये कर रही है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। तो विनीता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी एक अच्छी शुरुआत के लिए और हम चाहते हैं कि ये आप बहुत और ऊंचे मकाम पर पहुंचे। मेरा ये मानना है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में खूबसूरत होना चाहिए और विनीता के जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं जो वो अभी आपके साथ शेयर करेगी, वो इसकी आंतरिक खूबसूरती को परिलक्षित करती है और मैं उन सभी लोगों का जो एक इस भाव के साथ काम करते हैं कि हमें समाज को कुछ ना कुछ देना है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। संस्था में स्थापित III सेल बहुत सारी गतिविधियां संचालित करती हैं, जैसे फील्ड विजिट्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, उससे हम पर्सनैलिटी को निखारने में एक बहुत ही कारगर उपाय होता है ये और हमारे बच्चों को प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और गर्व का विषय है कि जयपुर महिला पॉलिटेक्निक का एवरेज 90% बच्चा अपने सपनों के मुताबिक या तो रोजगार कर लेता है या वो प्लेस्ड हो जाता है। सशक्तिकरण का उदाहरण है ये संस्था,
जिसके ऊपर हम सभी स्टाफ सदस्यों को और छात्राओं को हमेशा गर्व रहा है और हम हमेशा इससे गौरवान्वित रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी। आज हम जो GWPC महिला कॉलेज को लेके आए हैं, तो उसके लिए मेरे को एक लाइन बोलनी थी। कोई भी मुल्क यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उनकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। इसी कंसेप्ट के ध्यान में रखते हुए हम महिला पॉलिटेक्निक को भी साथ में लेके चलते हैं, जिसमें हमारे यहाँ की नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी चलती हैं। और इसी के साथ में मैं सौरभ जी को माइक संभालने के लिए कहती हूँ। आगे कंटिन्यू करें सौरभ जी। सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमें इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से सौरभ जी शायद हमारे से अभी डिस्कनेक्ट हो पाए हैं, अभी कुछ ही क्षणों में वापस वो कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो जैसा कि प्राचार्य महोदया कह रही थी कि GWPC जो जयपुर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। अनीता मैडम ने भी इस बात को इंगित किया और यहाँ पर हमारी जो निकलने वाली जो छात्राएं हैं वो न केवल देश में वरन विदेशों में भी जुड़ी हुई हैं और बहुत से अपने कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में आज की जो हमारी जो हीरो हैं वीणा खंडेलवाल जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ में आज उपस्थित हैं। तो उनसे चर्चाओं का दौर एकदम जारी रहेगा। हमारे सौरभ जी अभी जुड़ जाएंगे, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि शिल्पी मैडम हैं, वो भी अपने कुछ जो विचार हैं वो साझा करें। शिल्पी मैडम, माइक अनम्यूट करें शिल्पी मैडम अपना। धन्यवाद प्रशांत जी। डिजिटल मंच पे उपस्थित सभी लोगों का और YouTube पे उपस्थित दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। कॉलेज के बारे में जैसा प्रिंसिपल महोदय ने बताया, तो कॉलेज जो लाइफ है या कॉलेज का जो जॉब है वो एक जॉब ना होके टीचर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 10 से 5 पढ़ाना ही काम नहीं होता, उसके अलावा भी हम बच्चों से जुड़े रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कॉलेज जो है एक प्रोफेशनल कॉलेज है और प्रोफेशनल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। स्पेशली कमर्शियल आर्ट की जो छात्राएं हैं अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचने का काम या एडवर्टाइजिंग का काम तो करती ही हैं, लेकिन समाज से जुड़ी हुई समस्याओं पे भी हम लोग उनसे कैंपेन, पोस्टर्स और ये सब कार्य करवाते हैं। तो वो अपने आप को पूरा जोड़ पाएँ, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे विषयों को पे काम करवाते हैं। यही हम लोगों का रोल रहता है एज ए टीचर कि बच्चे को समाज का भी आईना दिखाएं कि हकीकत क्या है, समाज की कुरीतियाँ कैसे दूर की जाएं। ये सारा काम हम लोग बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ करवाते हैं। थैंक यू शिल्पी मैडम। मैं अभी एक बार आपको टोकना चाहूंगा, सौरभ जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो मैं सौरभ जी से कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे ले जाएं। सौरभ जी, सौरभ जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद सौरभ जी का माइक हो सकता है अभी एक बार कनेक्टेड नहीं हो, हम थोड़ी देर में वापस उनसे कनेक्ट होते हैं। हेलो, तो यस सौरभ जी। नमस्कार साथियों, तकनीकी कारणों की वजह से मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। एक बार पुनः हम सभी का संपर्क आपके साथ जुड़ चुका है। तो साथियों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना ए दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर रखना ए दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ साथियों, मेहनत और संघर्ष के बल पर सफलता के ऐसे ही संकल्प को पूर्ण किया है आज की हमारी हीरो वीणा खंडेलवाल जी ने। वर्ष 2001 में महाविद्यालय से पास आउट होकर सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के संपूर्ण सफर को हम उन्हीं से जानेंगे।
मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप द्वारा वर्ष 2001 में संपूर्ण राजस्थान राज्य में आपके द्वारा कॉमर्शियल आर्ट ब्रांच में पहला स्थान प्राप्त किया गया और इसी वजह से वर्ष 2002 में आपको महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सिटी पैलेस उदयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में महाराजा अरविंद जी द्वारा भामाशाह अवार्ड प्रदान किया गया। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो आइए शुरू करते हैं सफलता का जश्न। साथियों, सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम में बतौर हीरो शामिल वीणा खंडेलवाल जी से जानना चाहूंगा कि कार्यक्रम में बतौर हीरो शामिल होकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है। वीणा जी। नमस्ते। आज ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, ये जो मंच मिला है, वीणा जी, क्या आप हमें बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जी जी, आवाज आ रही है? यस मैम, कैरी ऑन मैम। ये एक मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी एक ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आज जो मुझे ये एक मौका दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं मेरी बात रख सकूं और आज इतने एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं। तो अगर उनमें से अगर कुछ को भी मैं अगर थोड़ा भी इंस्पायर कर सकूं या थोड़ा मोटिवेट कर सकूं टू वर्क फॉर बेटरमेंट, तो आई थिंक वही मेरा सक्सेस रेशियो होगा। सो आई फील वेरी ऑनर्ड और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए। जी वीणा जी। वीणा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। वीणा जी। जी, मैं बेसिकली भिलवाड़ा को बिलोंग करती हूँ एंड भिलवाड़ा में ही बॉर्न एंड बॉट अप इन भिलवाड़ा। मेरा बेसिक एजुकेशन सोफिया स्कूल से हुआ। उसके बाद मैं अजमेर सोफिया ज्वाइन किया और अजमेर सोफिया से ही मेरा स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से पास आउट किया मैंने। फैमिली मेरी एक कंप्लीट बिजनेस फैमिली रही है। सो माय फादर वाज अ बिजनेसमैन और वो हमारी पढ़ाई एजुकेशन को लेकर काफ़ी फोकस थे। मतलब उनकी तरफ से कभी भी ये नहीं रहा कि आगे प्रमोट नहीं किया या कुछ भी, किसी भी तरह का एक पाबंदी सी नहीं थी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इवन हमारे थॉट्स को लेकर या हमारे किसी भी तरह के हमारे विचार हों, हमारे करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर काफ़ी ओपन माहौल था घर में। तो इस मामले में काफ़ी लकी रही। मदर मेरी काफ़ी एजुकेशन वाइज बहुत पर्टिकुलर थी। तो उन्होंने लिटरेचर स्टडी किया है, वो बहुत रीडिंग नॉवेल्स, उसमें काफ़ी इंक्लिनेशन उनका था शुरू से। शी स्टडीड लॉ। तो उनका एक फोकस हमेशा था और हमें एक ही मैसेज देती थी कि एजुकेशन इज अ असेट। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, विद्या एक आपका अनमोल धन है जिंदगी भर के लिए, जीवन के लिए। तो कभी भी किसी भी तरह की एजुकेशन, कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में झलकती ही है। तो इट्स लाइक वट एवर वी डू, हम कहीं भी जाएं, वो हमारे पर्सनालिटी में इनबिल्ट होती है। तो एजुकेशन के लिए एक काफ़ी अच्छा माहौल था घर में, घर की तरफ से काफ़ी प्रमोटेड फील हुआ। जी जी वीणा जी। तो वीणा जी, डिप्लोमा में एडमिशन लेने का जो निर्णय था वो आपका स्वयं का था, या क्योंकि जैसा अभी आपने बताया दर्शकों को कि आपकी माताजी का आपके सफलता में एक बड़ा योगदान हमें प्रतीत होता है, तो इस निर्णय में आपका स्वयं का योगदान था या परिवार का भी एक निर्णय रहा कि अब आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को बताएं। वीणा जी। डिप्लोमा में जब एडमिशन लेना था मेरे को ग्राफिक्स में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब उस टाइम हमने राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल था ऑन डिज़ाइन। वो पॉलिटेक्निक की तरफ से ही एक आर्टिकल था और उसमें काफ़ी अच्छे से मेंशन था पूरा सारे सब्जेक्ट्स और इसमें क्या क्या करिकुलम में हम कवर कर सकते हैं, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होंगे इंक्लूडेड। तो कमर्शियल आर्ट्स उस टाइम एक नया अच्छा प्रॉमिसिंग फील्ड था, ग्राफिक डिज़ाइन। और
मदर की तरफ से कभी भी ये इंस्ट्रक्शंस कभी नहीं थे कि करना क्या है, बस कुछ करो, इतना इंस्ट्रक्शन था। तो ये कभी भी डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है, बट ये मेरी ही चॉइस थी। जब वो आर्टिकल मैंने पढ़ा उससे काफ़ी क्लैरिटी हुई, और जाना डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड में ही था, इतना मुझे क्लैरिटी थी। तब मैंने फिर जब जयपुर में मैंने फाइंड आउट किया पॉलिटेक्निक का काफ़ी अच्छा उस टाइम, मतलब इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटेक्निक इन राजस्थान, एंड उसमें मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होते थे, तो लकीली एडमिशन भी हो गया, एडमिशन भी मिल गया। सो वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे ग्राफिक्स में जाना है, इंटरेस्टिंग लगा। और एडवर्टाइजिंग का स्ट्रीम जब फोकस पे सोचा, करियर पे सोचा, तो ये सोचा कि एडवर्टाइजिंग ऐसी चीज़ है जो कभी भी इट विल ऑलवेज बी इन ट्रेंड, चाहे कम ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाएं, लेकिन इट विल बी ऑलवेज इन ट्रेंड। तो इसका स्कोप तो इनॉर्मस है अगर हम सोचें, तो इसलिए क्लैरिटी हुई दिमाग में कि कमर्शियल आर्ट्स ही लेना है। जी जी वीना जी, धन्यवाद। तो वीना जी, अब आप बताएं, जब आपने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया तो अध्ययन के दौरान कुछ आपको डिफ़िकल्टीज आई? यदि वो डिफ़िकल्टीज आई तो उन डिफ़िकल्टीज को आप बताएं, क्योंकि अमूमन जब स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनको किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज आती है। और साथ ही साथ जो आपके मेंटर्स हैं, संजुक्ता मैडम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिल्पी बाकीवाला मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब मेरा तकनीकी रूप से जब संपर्क कटा तो मेरी बात वो अधूरी रह गई थी कि आज का जो मंच है वो महिला सशक्तिकरण इस शब्द को चरितार्थ कर रहा है। और हमारे जो तकनीकी शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक्स की काफ़ी जो अनुभवी मैडम्स थी वो हमारे स्क्रीन पर उपस्थित थी, उसके बीच में मैं अकेला एक जेंट्स था। तो आपके जो मेंटर्स हैं उनका क्या योगदान रहा आपकी उन डिफ़िकल्टीज को दूर करने में? वीना जी। जब हम लोग डिप्लोमा जब कमर्शियल आर्ट स्टडी कर रहे थे कैंपस में, तो आज अगर मैं जो माहौल देखती हूँ या आज स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है शायद 1:100 का रेशियो है डिफरेंस का। काफ़ी चेंज है, काफ़ी चेंज। हमें उस टाइम हर चीज़ मैनुअल होती थी, हर चीज़, मतलब इवन अगर हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई पोस्टर मेकिंग है, कुछ क्रिएटिव है, इट वाज ऑल मैनुअली डन। तो उसमें सॉफ्टवेयर का इनपुट इतना नहीं था। कॉलेज में मेंटोर्स की तरफ से एक टीम वर्क है, वो बहुत अच्छा रहा, हमेशा हमेशा काफ़ी अच्छा रहा, और उनसे काउंसलिंग बहुत अच्छी हुई। तो कभी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ऑनेस्टली महसूस करी ही नहीं। अगर होती भी थी तो इतनी नेग्लिजिबल कि टीचर्स के कोऑपरेशन के साथ इजीली सॉर्ट आउट हो जाती थी। थोड़ा कहीं डिफिकल्टी था वो बस ये कि कंप्यूटर्स बहुत लिमिटेड थे। आज हम देखते हैं यूजुअली लैपटॉप्स की अवेलेबिलिटी इतनी है सिस्टम की कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास अपना एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, दे कैन डू देयर डिजाइन। 24/7 अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन की, डेटा की, वाईफाई की। तो कहीं रुकने का चांस ही नहीं है कि उनको अगर कुछ चीज करनी है तो द अवेलेबिलिटी इज 100% विद देम। हमारा एक लैपटॉप, एक नॉट इवन लैपटॉप, एक डेस्कटॉप हुआ करता था, एंड उस पे कोरल फोटोशॉप वाज जस्ट लॉन्च्ड दैट टाइम, जस्ट आया ही था। तो उस एक सिस्टम पे हम पूरा बैच यूज्ड टू वर्क ऑन दैट। तो वो एक बड़ा लिमिटेशन था। देन फोटोग्राफी की जब हमारी क्लास होती थी, सेशंस होते थे, सो वी हैड 2 कैमरास, DSLRs 2। तो उसमें भी एक बड़ा वो था कि टर्न बाय टर्न, टीम बाय टीम वी यूज्ड टू डिवाइड। और हमारी टीचर्स ही इतना स्मूथली, संजुक्ता मैम आई स्टिल रिमेम्बर, टीम्स डिवाइड कर दिया। तो एक टीम अगर प्रोजेक्ट वर्क पे जा रही है, एक टीम डार्क रूम में वर्क कर रही है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड रहता था सब कुछ। सो दैट वेज प्रॉब्लम्स थी, पर कभी भी प्रॉब्लम्स को इतना हाइप नहीं किया हमने कि या टीचर्स ने करने नहीं दिया, बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाता था। जी जी वीना जी, आपके मेंटर्स संजुक्ता मैडम और शिल्पी मैडम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजुक्ता मैडम से मैं जानना चाहूँगा कि मैडम किस प्रकार से आपने अपने अनुभव का इस्तेमाल वीना खंडेलवाल जी को सफलता प्राप्त करने के लिए किया। यहाँ मैं हमारे समस्त दर्शकों को बता दूं कि संजुक्ता मैडम
को कुल 27 वर्ष का अनुभव इनकी राजकीय सेवा डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में हो चुकी है। संजुक्ता मैम। मैडम अपना एक बार आपका माइक्रोफोन आप ऑन कीजिएगा। नमस्कार उपस्थित सज्जनों एवं साथियों। संजुक्ता मैम आपका माइक्रोफोन एक बार ऑन कीजिए। ऑन है सर। हेलो हेलो। मैडम वापस अनम्यूट कर लीजिए इसे। अनम्यूट कीजिए मैम एक बार। नमस्कार। यस मैम। नमस्कार सभी साथियों और वीना आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। नमस्कार एंड वेलकम वीना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वीना इस मंच पर आई है और वाकई ये हीरो ऑफ पॉलिटेक्निक का जो मंच है उसको साकार वीना जैसी स्टूडेंट को लाके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीना 19 साल हो गए वीना को इस कॉलेज से पास आउट हुए और मेरे पूरे शैक्षणिक उसमें वीना मुझे इसीलिए याद रही कि वीना में बहुत अलग क्वालिटीज़ हैं जो इसको और स्टूडेंट से अलग करती हैं। पढ़ाई में तो ये बहुत अच्छी थी ही और बहुत ही क्रिएटिव है। मुझे इसका बनाया हुआ एक पोस्टर आज भी याद है। अभी जैसे वीना ने बताया कि उस समय बहुत कम कंप्यूटर्स थे और सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे, बट इसने एक फोटोग्राफ लेता, आई होप वीना के पास अभी भी होगा, जो इसने शिक्षा नीति पे बनाया था। तो वीना यहाँ पे एमओएम डिपार्टमेंट में गई और वहाँ पे रैंडमली उन्होंने फोटोग्राफ एक शूट किया और उन सारे स्टूडेंट्स की गर्दन उड़ा के उन्होंने वहाँ पे भेड़ बकरी की गर्दन को डिप्लॉय किया था। तो वीना उस टाइम शायद ये कहना चाहती थी कि भेड़ बकरी की तरह शिक्षा को मतलब स्टूडेंट्स को निकालने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि वीना ने भी कहा कि शिक्षा का अपना मूल्य है जो सदा आपके साथ रहता है और वो आपकी पर्सनैलिटी में भी आता जाता है। और वीना की एक और ख़ास बात जो मुझे याद रही, वीना जैसे कि हमारे कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, तो मुझे याद है कि एक प्रोग्राम उस टाइम हमारी एचओडी नीना मैडम थी, उनके गाइडेंस और वीना की परफॉर्मेंस में इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मतलब जितना तो कल्चरल वाला प्रोग्राम कहेंगे उतना ही जो अरेंजमेंट्स थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी थिएटर में बैठे हुए हैं, कोर्स वाइज फूड्स आ रहे हैं और इतना फ्लॉलेस प्रोग्राम हुआ था। और सबसे खास बात ये थी कि वीना के चेहरे की ये जो स्माइल है और एक पीसफुल काम करने का तरीका, ये वीना की बहुत खास बात है कि बिना लाउडनेस के भी कितना परफेक्टली कोई काम कर सकता है, वो स्टूडेंट्स को वीना से सीखना चाहिए। तो इन्हीं यादों के साथ मैं वेलकम करती हूँ वीना का दोबारा से, और आई होप वीना को भी कुछ बातें हमारे से रिलेटेड याद होंगी जो वो शेयर करेंगी। थैंक यू संजुक्ता मैम। दर्शकों, आज हमारे साथ वीना खंडेलवाल जी की जो दूसरी मेंटर हैं शिल्पी बाकीवाला मैडम, वो भी उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरु से शिष्य ने प्रेरणा ली और राजस्थान में जो अपना पहला स्थान प्राप्त किया। शिल्पी मैडम स्वयं जो राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गांधीनगर है, वहाँ से 1984 बैच की पास आउट हैं और उस बैच की आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु
जो हमारे प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और जो हमारा दूरदर्शन चैनल है, उस पर आपके द्वारा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अहमदाबाद सेंटर पर झालावाड़ एवं बारां की छात्राओं हेतु टेक्निकल एजुकेशन फैसिलिटी इन राजस्थान फॉर वुमेन पर आपके द्वारा टेली टॉक का आयोजन भी किया जा चुका है। और वर्तमान में आप एक बुक भी लिख रहे हैं एलुमिनी एंटरप्रेन्योर्स पर। तो शिल्पी बाकीवाला मैडम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि आप किस प्रकार से जो छात्राएं आपके महाविद्यालय में प्रवेश लेती हैं उनको सफलता हेतु आप प्रेरित करती हैं। शिल्पी मैडम। धन्यवाद सौरभ जी। जो हमारे यहाँ छात्राएं प्रवेश लेती हैं कॉलेज में, उनकी सफलता को मैं 3 बिंदुओं में देखती हूँ कि संगम 3 का होगा तभी वो सफल होगी। पहली चीज़ है कि वो पढ़ाई में अच्छी हो। सेकंड, उसमें अपनी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हो, क्योंकि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। और तीसरा, उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो भी उसको बहुत कोऑपरेट करती है। उसका तरीका ये है कि पढ़ाई के लिए जो ये बच्चे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें हमें बहुत दिक्कत आती है। कोई बच्चा 10th होता है, कोई 12th होता है, BA MA, उन सबको अपने सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए कमर्शियल आर्ट क्या है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, विभिन्न विषयों से पढ़ के वो आते हैं, तो उन्हें फर्स्ट ईयर में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाने के लिए कि कमर्शियल आर्ट क्या है और इसमें पढ़ाई कैसे होगी। सेकंड चीज़ है कि जब बच्चा पढ़ता है तब वो यही सोचता है कि हमें तो अपना सबमिशन मैम को देना है। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जब हम कर रहे हैं, जब वर्ल्ड ऑफ वर्क पे हम उतरेंगे तो वहाँ हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये फाइन आर्ट्स का काम तो है नहीं कि मैंने पेंटिंग बनाई, मुझे अच्छी लगी और बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है कमर्शियल आर्ट, वो लाखों करोड़ों लोगों की नब्स को टटोलना आना चाहिए स्टूडेंट को, कि हमारा डिज़ाइन, हमारा एडवर्टाइजमेंट लोग पसंद करें, प्लस उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए भी इच्छा पैदा हो उनमें। तो ये सब चीज़ें डालने के लिए सिलेबस के साथ साथ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को ये सब चीज़ सिखाने के लिए, कि आप विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान रखें, म्यूज़िक का भी ध्यान दें, आप में ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी हो। ये सब लाने के लिए हम पढ़ाई में मेहनत करते हैं। सेकेंडली, जो मैं कह रही थी कि इनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे हमारे कॉलेज में NSS है, IST है, और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, और वर्तमान में तो हमारे लिटरेचर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब बने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्वालिटी को निखारती हैं, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। कई बार होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में टीचिंग तो करेगा लेकिन प्राइवेट एड एजेंसीज़ में काम नहीं करेगा या गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। तो उन्हें भी, हमें पेरेंट्स को, जो हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, स्वरोजगार के लिए है, आपकी बच्ची नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रही है, लोगों को नौकरी देने के लिए काम कर रही है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा बच्चा क्या नौकरी कर सकता है। तो ये चीज़ जो है, जब बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो पेरेंट्स को भी एक बार विश्वास नहीं होता, कि क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि बच्चा हमारा इतना काम सीख रहा है। और इसके लिए हमारे कॉलेज में एग्जीबिशन भी लगती है हर साल, तो उसमें भी पूरा स्टाफ पूरी मेहनत करता है, हर डिपार्टमेंट के लोग मेहनत करते हैं। तो जब एंड में एग्जीबिशन में लोग आते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बुलाते हैं, जब वो देखते हैं कि यहाँ के बच्चे इतना काम कर रहे हैं तो नेचुरल हमारा प्लेसमेंट जो है, जनवरी में लोग पूछने लगते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर से कि आपके बच्चे कब निकलेंगे, हमें इनकी आवश्यकता है, क्योंकि उनने उनका काम देखा हुआ होता है। तो ये इस कॉलेज की कह सकती हूँ मैं कि 84 से मैं जुड़ी हुई हूँ इस कॉलेज से, फर्स्ट बैच की हूँ, और आज तक मैंने बहुत परिवर्तन छात्राओं में देखे हैं, पाठ्यक्रम में देखे हैं, और पढ़ाने के मेथड्स में भी देखे हैं। कि हमने जहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, बीच में ओवरहेड प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, DLP पे पढ़ाते थे, और आज कोविड के कारण हमारी क्लासें डिजिटल चल रही हैं। तो ये परिवर्तन जो है, उसके लिए हम टीचर जो है फर्स्ट स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज के, कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं अपनी छात्राओं को सिखाने के लिए। थैंक यू शिल्पी मैम।
अब मैं वापस हमारी हीरो वीना खंडेलवाल जी के पास आऊँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि वीना जी, पास आउट होने के बाद डीन एकेडमिक्स तक का जो सफ़र है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। वीना जी। कमर्शियल आर्ट्स पास आउट करने के बाद बिकॉज मेरा इंटर्नशिप क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग में था, तो क्रेयॉन्स में मैंने इंटर्नशिप करने के बाद वहीं पर करीब 7 months आई वाज देयर ऑन जॉब। इसी दौरान बिकॉज आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड कमर्शियल आर्ट्स एंड इन द इंटर्नशिप जॉब एंगेजमेंट हुई, एंड एज वी हैव अ फैमिली लाइफ, वुमेन की लाइफ में कि बहुत मेजर चेंज होता ही है डेफिनेटली। सो आई गॉट मैरिड दैट टाइम। तो उस टाइम तब जब मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, तो कुछ जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे आई यूज टू डू इट फ्रॉम होम। एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो कमर्शियल आर्ट्स का इसका है कि द सेटअप इज नॉट नेसेसरी कि बहुत मेजर हो या बहुत ग्रैंड हो। इसके लिए हमें एक लैपटॉप और एक सिस्टम एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम वेरी वेल। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा साथ में। After doing my freelancing and luckily when I got married, so it was like since it is a pure business family, but still उनकी तरफ से मुझे 100% सपोर्ट रहा, like even my in-laws, my husband. तो कभी भी ये थॉट दिमाग में आया ही नहीं कि अब वर्क कंटिन्यू नहीं करना। इस जगह एक थोड़े लकी रहे कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा थ्रू आउट था। आई डिड माई MBA ड्यूरिंग दैट टाइम कि जब मुझे ये था कि अब प्रोजेक्ट्स नहीं और फैमिली में टाइम ज़्यादा देना है, देन आई स्टार्टेड विद द MBA। तो इवन द क्रिएटिव पार्ट वाज कमर्शियल आर्ट एंड एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट में MBA करना उसका मैनेजमेंट पार्ट हुआ। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे से क्लब हुआ मिक्सचर, जो मुझे एक्चुअली अभी हेल्प आउट कर रहा है। एंड उसमें ये था कि विद द फैमिली आई वाज एबल टू स्टडी एंड फ्रीलांसिंग। ग्रेजुअली विद दैट पॉलिटेक्निक की तरफ से भी टीचर्स मेंटोर्स की तरफ से हमेशा एक कनेक्शन था। तो एकेडमिक्स में जुड़ा हुआ व्हेन आई केम बैक टू पॉलिटेक्निक, जब मुझे कुछ गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाया गया था, तो तब हम काफ़ी टॉपिक्स पे हैं कि वी डिड बेसिक डिज़ाइन विद स्टूडेंट, हमने कैलीग्राफी है, टाइपोग्राफी सब्जेक्ट्स, रियल मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजिंग, उससे रिलेटेड हमने गेस्ट लेक्चर्स भी किए। तो तब एकेडमिक्स से थोड़ा वापस कनेक्शन हुआ, जुड़ा हुआ। आफ्टर दैट आई with the projects everything, then I joined INIFT where I started teaching retail marketing, advertising, promotional product development। ये सब सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पर पढ़ाए एंड ग्रेजुअली उसके बाद आई केम इनटू द एकेडमिक मैनेजमेंट। So abhi in this whole tenure, I take my subjects also and I manage the complete academics both there. So एक पूरा long journey रही है, right from passing out to family to again career and the career management. But family support बहुत रहा with the in-laws and with husband. Husband was like he took me to the institute to take admission in MBA institute. तो मुझे साथ ले जाके एडमिशन कराना, वो अपने आप में एक बहुत सपोर्ट रहता है। जी जी वीना जी, मैं आप दोनों परिवारों को बधाई देना चाहूँगा आपकी शादी से पहले और शादी के बाद, कि दोनों ने एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है इस चीज़ को जाना और आपको पढ़ाई जारी रखने दिया, और उस वजह से आप इस सफलता के मुकाम तक पहुँच पाए। वीना जी, हमने ऐसा भी सुना है कि आप द्वारा सोशल वेलफेयर के काम भी किए जा रहे हैं, तो उससे भी दर्शकों को आप परिचय करवाएं कि क्या काम आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। वीना जी। सोशल वेलफेयर में एज इन उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि मुझे पेट्स एनिमल्स से काफ़ी लगाव है, अटैचमेंट है। तो उसमें भी कहीं एक वो इंक्लिनेशन आ जाता है कि समहाउ एक शुरू से एक वो इनबिल्ट है कि हम जो कहते हैं जीव, सो इट इज़ लाइक हम में भी जीव है, उनमें भी जीव है, तो सबकी वैल्यू वही है, चाहे हम हमारी बात करें या पशु हो। तो मेन रीज़न वही था कि कहीं भी कोई स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं या इवन कोई गाय वगैरह हैं, कहीं किसी भी तरह का हमें लगता है कोई उनको वेटनरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमारा एक टीम है, टीम ऑफ 5 people, तो हम उनको ऑन कॉल वेटनरी ट्रीटमेंट अवेलेबल कराते हैं।
अगर मान लीजिए कहीं पर अगर इन नियर लोकेलिटी ऑल्सो अगर पता लगता है कि कहीं कोई न्यूबॉर्न पप्स हैं, तो इवन उनका फूड मील से लेकर उनके आसपास में जो एरिया है, कहीं वहाँ पोल्यूशन या गार्बेज कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं है जिससे वो न्यूबॉर्न पप्स को हार्म करेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और उसमें इवन हम मेडिकल हेल्प की भी जरूरत होती है तो ऑन कॉल अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। वैक्सीनेशंस की अगर जरूरत होती है तो उनको टाइमली वैक्सीनेशन भी लगवाना, कि इन केस वहाँ कहीं कुछ भी अगर डॉग्स हैं, वाइल्ड ट्रीटमेंट अगर थोड़ा हो और वो कहीं बाइट करें तो दे आर वैक्सीन्ड, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होता है वी डू दैट। जी वीणा जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि सोशल वेलफेयर का काम आपका इसी तरह से जारी रहे। कार्यक्रम की चेयरपर्सन राजुल गोयल मैडम भी हमारी आज की हीरो से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं राजुल गोयल मैडम को। धन्यवाद सौरभ जी। फिलहाल तो मैं अनिता जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैडम, काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चियों में जो महिला पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहती है उनमें क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, और किसी भी महिला पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया जा सकता है, तो कृपया एक बार दर्शकों को बताएं प्लीज। महिला पॉलिटेक्निक, राज्य में 8 महिला पॉलिटेक्निक हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, और क्या रह गया, उदयपुर, पाली, सॉरी 7 महिला, नहीं 8 महिला है, पाली तो कोएड है, खैर मैं शायद एक मिस कर रही हूँ। इन 8 महिला पॉलिटेक्निक में कुल 6 नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, उसके अलावा एक आध इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है। महिला पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th ही है बच्चे की। 10th के अलावा अगर उसने 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ है तो उसका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, और जिस भी क्लास में उसके हायर परसेंटेज होते हैं उसको हम मेरिट के लिए काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10th में 60% लिया है पर 12th में उसके 65% है तो हम 65 को काउंट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर उसने 12th में सपोज 65% है और 10th में उसके 70% है तो मेरिट के लिए काउंट जो होगा वो 10th की परसेंटेज होगी। तो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होते हैं। कोर्सेज जो है हमारे पास, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, कमर्शियल आर्ट्स, ब्यूटी कल्चर, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और इंटीरियर डेकोरेशन, ये 6 नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जिनमें बच्चियां प्रवेश लेकर और पूरी तरीके से सक्षम हो सकती है। मेरा तो ये मानना है कि विनीता की सक्सेस स्टोरी देखने के बाद मेरा ये कहना है कि इस संस्था में संचालित 5 पाठ्यक्रम और एक इंटीरियर डेकोरेशन, ये 6 पाठ्यक्रम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि अगर कोई भी छात्रा पूर्ण लगन और गहनता से इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर ले तो वो अपने व्यावसायिक जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकती है, उसकी प्रगति सुनिश्चित है। धन्यवाद मैम। ओवर टू सौरभ। धन्यवाद मैम। मैं वीणा खंडेलवाल मैम से भी जानना चाहूँगा कि वीणा जी, आप जो कॉमर्शियल आर्ट ब्रांच है, क्योंकि अभी सैकड़ों दर्शक ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भावी विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कई अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो आने वाले समय में ये निर्णय लेंगे कि उन्हें अपनी बच्चियों को डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करवाना है या नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉमर्शियल आर्ट जो ब्रांच है इसमें कितना स्कोप है कि बच्चियाँ आगे जाकर स्वरोजगार की ओर अपने कदम बढ़ा सकती हैं और महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ कर सकती हैं। और साथ ही साथ एक शब्द जो अभी हमें सुनने को मिलता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों, अभिभावकों और जो भावी स्टूडेंट्स हैं उसको बताएं। वीणा जी। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था पहले कि जब मैंने इस कोर्स के लिए डिसाइड किया, हम कमर्शियल आर्ट को, वर्ड को हम जैसे यूज करते हैं, वी से कमर्शियल एंड आर्ट, तो ये दो जो वर्ड्स हैं इसका एक अकेला मीनिंग अगर हम समझें कि हमारी एक कला है, हमारी एक आर्ट है जिसको हम कमर्शियली यूज कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली हाउ यू आर यूजिंग योर आर्ट इन सेलिंग, इन कमर्शियली प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। तो अगर कमर्शियल आर्ट्स की हम बात करते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग,
इतने सालों में भी आज 18 साल हो गए हैं, 19 साल, अगर हम इसको देखें तो प्लेटफॉर्म्स पहले के मुताबिक अगर हम आज है तो वो और ज्यादा बढ़ गए हैं, मीडियम्स बढ़ गए। पहले अगर प्रिंट मीडिया होता था, मेजर कैटेगरी अगर प्रिंट मीडिया होता था, अब वही चीज डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो कमर्शियल आर्ट्स का स्कोप है, इट इज सो वेरीड। अगर हम बॉटलिंग, पैकेजिंग की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हुई, ब्रांड प्रमोशन हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, हम इस ग्राफिक्स को किस तरह यूज कर रहे हैं वो हमारा एप्लीकेशन मैटर करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर हमने सपोज 6-7 सब्जेक्ट्स पढ़े जब हम कॉलेज में थे, पॉलिटेक्निक में, जिसमें अगर बेसिक डिजाइन है, से फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट है, या हमारा एक टाइपोग्राफी एक सब्जेक्ट है, कॉपी राइटिंग एक सब्जेक्ट है, अगर हम वो बात करते हैं तो आज का टाइम तो ये है कि ये सब सब्जेक्ट्स अपने आप में एक इंडिविजुअल लाइन बन गए। हमें एक कंपाइल्ड पूरा एक पैकेज होने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज पैकेजिंग बेसिकली, ये जो है ये एक ब्रांड प्रमोशन है व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा था ये बॉटलिंग पे पैकेजिंग का काम है जो हुआ है। इसी तरह आगे अगर हम देखेंगे इसमें, नाउ दीज आर इवेंट प्रमोशन क्रिएटिव्स। तो एक वो ही ग्राफिक डिजाइन है लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह है, वो हम कर रहे हैं। दिस इज ऑनलाइन, अगर हमने इसको ऑन डेस्कटॉप किया है, दिस इज अगेन अ ब्रांड प्रमोशन। तो हम उसको कहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। ग्राफिक डिजाइन आज के टाइम में किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में कैसे शो करना है वो मेनली एक ब्रांड प्रमोटर का काम है। नाउ दिस इज अ फूड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इट फूड इंडस्ट्री, किसी का भी काम बिना प्रमोशन के नहीं चलेगा। तो कमर्शियल आर्ट एक ऐसी स्ट्रीम है, उसकी हेल्प हर प्रमोटर को लेनी ही होगी। भले आप फैशन डिजाइन में हैं, भले आप इंटीरियर में हैं। आज इंटीरियर में इफ आई डिजाइन माय ओन प्रोडक्ट्स, नाउ दीज आर से ब्रांड LED डिस्प्ले ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। तो ये चीज है कि अगर प्रोडक्ट कुछ भी हो, अगर हम उसे बेचना है तो हमें उसे मार्केट में शो करना होगा। इसी में ही एक आगे में विजुअल मर्चेंडाइजिंग जैसा भी आपने पूछा, तो मैं उसमें बताना चाहूंगी, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज बेसिकली अनदर स्कोप ऑफ कमर्शियल आर्ट्स। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? कमर्शियल आर्ट्स जो है बेसिकली हम ग्राफिक डिजाइनिंग को सिर्फ ऑन पेपर लेके नहीं चलते। आज के टाइम में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बता रहे हो, दिखा रहे हो। इवन जो विंडो डिस्प्लेस होते हैं जो हम बड़े मॉल्स में, शोरूम्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलरली विजुअल मर्चेंडाइजर्स हायर करते हैं स्पेशली, जो रेगुलरली हर 15 दिन में, 20 दिन में उनकी विंडोज के डिस्प्लेस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम। सो ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने का। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट इज, बिकॉज विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी क्या है, विजुअल इज जो हम देख रहे हैं, मर्चेंडाइजिंग इज सेलिंग। तो किसी चीज को बेहतर, सुंदर दिखाकर सेल करना। तो कमर्शियल आर्ट्स इज अ स्ट्रीम जहां जिसे हम कोई भी मिस नहीं कर सकता। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक ब्रांड प्रमोटर की जरूरत होगी। आज फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इवन उन पे भी अगर हमें हमारे फ्लायर्स या हमारे क्रिएटिव डालने हैं, इट इज ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर मुझे पोर्टल पे मेरे 5-10 प्रोडक्ट्स भी अगर मुझे डिस्प्ले करने हैं विद द प्राइस, इट विल बी थ्रू फोटोग्राफी एंड इट विल बी थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आप कैसे भी रिलेट कर लीजिए, कमर्शियल आर्ट्स का यूसेज इज इन एवरी इंडस्ट्री। जी वीना जी, निश्चित रूप से आप जीवन में दिनों दिन प्रगति करें और हीरो ऑफ पॉलिटेक्निक कार्यक्रम की समस्त टीम, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर के समस्त आपके मेंटर्स और गुरुजन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। कार्यक्रम के अगले चरण में अब हम बात करेंगे सभी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। मैं एक आग्रह करूंगा राजुल गोयल मैडम से, पहले को प्रश्न हमारे आज के हीरो वीना जी से पूछना चाहती हैं। राजुल मैम। वीना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने जो इवेंट्स बनाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो ये आपने सीखा कॉलेज में, लेकिन इसका लाइव जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या यूज रहा,
उसको थोड़ा सा बताएं अगर कोई यूज रहा है आपका तो। बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की, जहां मैं एकेडमिक्स कोर मैनेजमेंट से जुड़ी हूँ INIFD से, तो वहाँ भी ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स को हमें बहुत से प्लेटफॉर्म्स देने होते हैं। अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स है, जब तक हम मार्केट में जितनी एग्जीबिशंस हैं, जितने इवेंट हो रहे हैं, उनमें उनका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को नहीं मिलती है। सो करेंटली एक अभी बहुत मेजर इवेंट हुआ था, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, वाफा, दैट इज अ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल आर्टिस्ट। In that it is actually a association जो पूरे वर्ल्ड की 28 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और हर 3 साल में एक कंट्री होस्ट करती है, जो इस बार इंडिया ने होस्ट किया था। सो उसमें डिगी पैलेस में ये इवेंट 7 डेज का था, जहां सब स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, वो चाहे किसी भी डिजाइन स्ट्रीम से हो, बिकॉज हमने यही सीखा है, द प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर सेम। चाहे आप उसे एक पेपर पे एड में बनाएं, चाहे मैं इसको ऑन अ वॉल शो करूं, चाहे मैं मेरे गारमेंट में शो करूं। सो वी ट्राई द स्टूडेंट्स कि वो इस बेसिक नॉलेज को अप्लाई करें एट वेरियस एरियाज। तो टोटल इवेंट बच्चों ने वहां खुद हैंडल किया, डेफिनेटली सब मेंटोर्स के गाइडेंस में, 7 डेज का इवेंट। एंड डिगी पैलेस का टोटल इंटीरियर इंस्टॉलेशंस, 8-8 फीट के इंस्टॉलेशंस बच्चों ने खुद क्रिएट किए, स्टूडेंट्स ने खुद ने। तो इवेंट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जगह हेल्प करता है, और अगर ये एक्सपोजर हमें टाइमली मिल जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं मेरी कला को सिर्फ पेपर पे नहीं, इस दीवार पे भी उतार सकती हूँ, बस वो उतना अंतर। थैंक यू वीना जी। इससे आपने बताया कि हम जो बेसिक नॉलेज कॉलेज में देते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरह से बाहर यूज में लेते हैं, प्रैक्टिकल अप्लाई, क्योंकि हम लोग जो बेसिक नॉलेज एक दे देते हैं, वास्तव में बाहर जो होता है उसका एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, सौरभ जी आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद मैडम। तो साथियों, अब हम चलते हैं हमारा जो कार्यक्रम का अगला चरण है, अंतिम चरण, जहां पर हम अतिथियों के द्वारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा अनीता वैद्य मैडम अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी के साथ साझा करें। जब पिछली बार मैडम हमारे साथ जुड़े थे तो मैडम ने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं से हम का हमारे दर्शकों के बीच साझा किया था। तो मैं आज भी चाहूँगा मैडम से, अनीता वैद्य मैडम अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे साथ शेयर करें। मैम। धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 13 तारीख से महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के एडमिशंस ऑनलाइन प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये सभी की जानकारी के लिए है। महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित समस्त अधिकांश पाठ्यक्रम, मैं समस्त तो नहीं कहूंगी, अधिकांश पाठ्यक्रम कला पर आधारित है, आर्ट पर आधारित है, और इन पाठ्यक्रमों में लिखने की कला के साथ साथ रंगों की अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। तो अगर शब्द और रंग मिल जाते हैं तो एक पूरा आकार हमको मिल जाता है। तो मैं अपने बात की समाप्ति, अपने शब्दों की समाप्ति कुछ अपनी स्वरचित पंक्तियों से ही करना चाहूंगी। शब्द है मस्तिष्क दृढ़ता, शब्द है मस्तिष्क दृढ़ता, रंग है मन की चपलता, शब्द दृढ़ करते कलम को, रंग गति देते चमन को, शब्द देते वाक पटुता, रंग देते भाव व्यक्ति, शब्दों और रंगों की दुनिया जीत लेती है गगन को। तुम उड़ो जब भी गगन में, बांध लेना रंगों के पर जमी पर पांव रखना अपने शब्दों की धरा पर। शब्द और रंग, रंग और शब्द, दोनों सक्षम दोनों सुंदर, एक ताना एक बाना, बुन लो अपना सारा जीवन। मेरे इस कविता में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे कोर्सेज हैं वो थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, तो शब्द थ्योरी के लिए आवश्यक हैं और रंग प्रैक्टिकल्स के लिए आवश्यक हैं। तो अगर हम इन दोनों को समायोजित कर ले, इनका समावेश कर ले, हमारे बच्चे ये समझ लें कि दोनों का अपना अपना महत्व है, तो उनकी जो उड़ान होगी वो बिल्कुल संतुलित होगी। वो आसमान में उड़ेंगे रंगों के साथ, पर धरा पर भी रहेंगे शब्दों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। एक बार पुनः आपने आपकी स्वरचित रचना से हम सभी को बड़ा आनंदित किया है।
और जो कलात्मकता की अभिव्यक्ति है उस मार्ग पर आपकी लेखनी बड़ी तीव्र गति से अग्रसर है। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय संजुक्ता मैडम से कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी के साथ साझा करें। संजुक्ता मैडम, आपका एक बार माइक्रोफोन आप ऑन कर लीजिएगा। मैं वीना को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उसके उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही एक विचार मैं साझा करना चाहती हूँ कि पैंडेमिक के इस दौर में कमर्शियल आर्ट की भूमिका और बढ़ गई है, क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल होने लगी हैं और कमर्शियल आर्टिस्ट को जो बोला जाता है उनको ड्रीम मर्चेंट्स बोला जाता है, जो सपनों को बेचते हैं। अर्थात हमको जमाने से आगे जाके सोचना होता है और वो डिज़ाइन बनाना होता है जिसे देखकर लाखों लोग प्रभावित हों और जो हमारा प्रोडक्ट हो उसको खरीदने के लिए या सेल उसकी बढ़े, तभी जाके आर्ट का जो कमर्शियल आर्ट का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो साकार होता है। इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर राजुल मैडम एंड टीम को, क्योंकि आपकी ये 16वीं कड़ी अर्थात बिल्कुल युवा पीढ़ी के रूप में ये मंच अब आ गया है और हीरो ऑफ पॉलिटेक्निक के माध्यम से जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, निश्चय ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इससे बच्चों में मोटिवेशन भी रहेगा और समाज को हमारे किए हुए काम के बारे में जानकारी भी मिलेगी। थैंक यू। धन्यवाद संजुक्ता मैडम। और निश्चित रूप से जो हमारा कार्यक्रम है वो हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था, शैशव काल से वो युवावस्था में अपने प्रवेश कर रहा है। अब मैं आदरणीय शिल्पी मैडम से गुजारिश करूंगा कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी दर्शकों के साथ साझा करें। शिल्पी मैम। शिल्पी मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी के साझा करें। जैसा कि अभी वीना ने अपना काम दिखाया, पीपीटीज दिखाई और साथ में ये कहा कि हमें कॉलेज में बेसिक सिखाया जाता है, तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, उसके अलावा 8वां कोई नहीं होता, लेकिन कंपोज करना पड़ता है नई धुनों का। उसी तरह हमारे डिज़ाइनर्स भी जो हम बेसिक सिखाते हैं उससे कितना कुछ क्रिएट करते हैं, ये सब आज पीपीटी पे वीना ने दिखा दिया है। और जिस तरह पिक्चर में हम देखते हैं कि 3 घंटे में हम पिक्चर देख के आ जाते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने सालों की होती है, महीनों की होती है। उसी तरह इन डिज़ाइनों के पीछे भी हर विषय की, हर टीचर की पूरी मेहनत होती है, जिससे कि एक स्टूडेंट का पूरा करियर बनता है। और अंत में मैं अपनी छात्राओं को, जो कि मैं हमेशा पास आउट होने वाली छात्राओं को कहती हूँ कि मेरा एक ईमेल मैसेज याद रखना, और उस ईमेल का मतलब है कि आप कहीं भी जाएं तो ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और राजुल मैम और पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनने हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक के छात्राएं हैं जो काम कर रही हैं, उनको एक मंच प्रदान किया, लोगों के सामने लाए। आने वाली छात्राओं को इनसे बहुत जोश मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि हमारे सीनियर्स क्या काम कर रहे हैं। धन्यवाद राजुल मैम और पूरी टीम का। धन्यवाद शिल्पी मैम। और निश्चित रूप से जो आपका ईमेल है, ईमानदारी, मेहनत और लगन, इसको हम समस्त छात्रों के बीच में अवश्य पहुंचाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा वेबिनार मैन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर प्रशांत जोशी सर से कि वे मंच पर आएं और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी दर्शकों के साथ साझा करें। प्रशांत सर। धन्यवाद सौरभ जी। तो सबसे पहले जो हमारी आज की जो हीरो हैं वीणा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप इसी तरह से अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। आपका नाम ही वीणा है और सभी ने आज, चाहे हमारी वैद्य मैडम हो, उन्होंने भी काव्य रचना की है तो कुछ संगीत से आपसे कुछ प्रेरित लगी। शिल्पी मैडम है, उन्होंने भी संगीत और सुर से ही बात छेड़ी। उसी प्रकार मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ऑनलाइन दर्शक हैं, हमारा ये जो पॉलिटेक्निक सिस्टम है वो अपने आप में एक वीणा है और ये हमारे जितने भी मेंटर्स हैं इसके वो कसे हुए तार हैं जिनसे वीणा खंडेलवाल जैसे संगीत और सुर हैं वो निकलते रहते हैं। तो आप इसी प्रकार हमारा प्रोग्राम देखते रहें, सभी के विचारों को जानते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत सर। एक बार पुनः मैं अनीता वैद्य मैडम की बात को हमारे दर्शकों के साथ रखना चाहूँगा
कि 13 अगस्त 2020 से हमारे राज्य के जो समस्त महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अब मैं वीना खंडेलवाल मैम से आग्रह करूंगा कि वे जो हमारे वर्तमान अध्ययनरत स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे भावी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वीना जी। जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं या जो एलुमनाई मेंबर्स भी हैं, एक तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि आप बहुत ही परफेक्ट फील्ड में हो, आप बहुत ही परफेक्ट स्ट्रीम में हो। रास्ते बहुत हजार हैं, सिर्फ आपको अपनी पसंद का रास्ता चुनना है अगर आप कमर्शियल आर्ट्स में हैं तो ये है कि आप बिल्कुल सही स्ट्रीम में हैं, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहें। बाकी जैसे हम कहते हैं सबकी अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है, सबकी अपनी खुद की ज़िंदगी की एक कहानी है, सबके अपने कोई स्ट्रेंथ है, कुछ आपकी वीकनेस है, कुछ आपके सपोर्ट सिस्टम है और कुछ हमारी खुद की कमियां हैं, खमियां हैं। तो इन सब चीज़ों से उभर कर जितना बेहतर कर सकें अपनी लगन में लगे रहें और अपना बेस्ट देते रहें। इतना ज़रूर है, जो मेरा भी एक मोटिव है लाइफ में, कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हमें रिटर्न करना ही चाहिए, चाहे वो सोशली हो या अपने काम के थ्रू हो, बट समथिंग, ट्राई टू गिव समथिंग बैक इन रिटर्न टू द मदर अर्थ और टू द नेशन, टू द सोसाइटी, किसी भी तरह। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच राजुल मैम, ऑल माय मेंटोर्स हियर, बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद वीना मैम। और निश्चित रूप से वीना खंडेलवाल जी जो आज की हमारी हीरो हैं, आपकी सफलता हम सभी को प्रेरित करती है और निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को ये सार्थकता प्रदान करती हैं। और जितने अभिभावक आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें कोई ये कहने में शंका नहीं है कि बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं होती हैं। और साथ ही साथ कल भी हमारा एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग के द्वारा, आनंदम जॉय ऑफ गिविंग। तो जैसा अभी हमारी हीरो ने भी इस बात को दोहराया कि जब जिस समाज से हमने इतना कुछ लिया है तो समाज के प्रति भी हमारा एक दायित्व बनता है, हमारी इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दया प्रेम जैसे जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका प्रचार प्रसार हम हमारे आसपास के वातावरण में समाज में करें, जिससे सभी को प्रफुल्लता का अनुभव हो। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आग्रह करूंगा इंजीनियर राजुल गोयल मैडम से कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सभी दर्शकों के साथ साझा करें और यदि कोई आवश्यक सूचना सभी के साथ साझा करनी है तो करें। राजुल मैडम। धन्यवाद सौरभ जी। आज वीना जी ने जो एक एग्जाम्पल दिया कि हम कॉलेज में जो बेसिक सीखते हैं उसको बाहर कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वीना जी। साथ ही साथ में महिलाओं का, क्योंकि आज ये महिला पॉलिटेक्निक का कार्यक्रम है तो महिला सशक्तिकरण भी है, मैं और फिर कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की और एक कलम की। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी है और दुश्मनी भी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। तो ये आज उभर के आ रही है इस पे। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी अगली कड़ी है वो जीपीसी अलवर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर की है, जिसमें भी एक महिला छात्रा है पल्लवी सप्रा, वो हमारी हीरो रहेंगी इसमें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सौरभ जी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहूँगी। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम से जुड़ने वाले हमारे सभी सम्मानित सदस्यों, अतिथियों का हार्दिक आभार। साथ ही साथ अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर के द्वारा भी वेबिनार की एक सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का जो थीम है वो है पावर जनरेशन थ्रू कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें जाने पहचाने तकनीक विशेषज्ञ अपने विचार नवीनतम तकनीक आप सभी दर्शकों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ साझा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में ये दो लाइनें मैं हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे इरादे मेरी तकदीर बदलने को काफ़ी हैं। मेरे इरादे मेरी तकदीर बदलने को काफ़ी हैं। मेरी किस्मत हाथों की लकीरों की मोहताज नहीं।
मेरी किस्मत हाथों की लकीरों की मोहताज नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से बचकर रहें। इससे बचाव ही इसका उपचार है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।